हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारा एक संविधान का कॉन्सेप्ट चला हुआ था और एक चला हुआ था विविध का। तो संविधान में हमने राष्ट्रपति को लास्ट टाइम में पढ़ा था, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति की शक्ति वहाँ पे बसती हैं। तो आज मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताऊँगा कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, किस किस शक्ति पर राष्ट्रपति काम करता है और कौन कौन सी शक्ति होती हैं, ये शक्तियाँ राष्ट्रपति की काम कैसे करती हैं, राष्ट्रपति जी की जो शक्तियां हैं वो काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो शक्ति है हमारी, उनको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली जो शक्ति है वो है नियुक्ति, नियुक्ति संबंधी अधिकार, नियुक्ति संबंधी अधिकार, नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्ति संबंधी अधिकार है कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है। दोस्तों, एक बात और बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, एक वर्ड होता है नियुक्ति के नाम से, एक होता है चुनाव के नाम से, चुनाव, नियुक्ति और मनोनीत। मनोनीत, नियुक्ति का मतलब होगा अपॉइंट से, चुनाव का मतलब होगा इलेक्शन से, और मनोनीत का मतलब होगा नॉमिनेटेड से। नॉमिनेटेड, अपॉइंट, इलेक्शन और नॉमिनेटेड। दोस्तों, एक बहुत सिंपल सा साधारण तरीका होता है, क्वेश्चन बहुत आसान से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की करता है, वो ब्रैकेट में देता है फिल इन द ब्लैंक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की करता है, उसमें वो ऑप्शन देता है नियुक्ति, चुनाव, मनोनीत या ये सभी, यार में से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, यहाँ पे करना होता है भैया, हमें राष्ट्रपति होता है जो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है। क्या करता है वो? अपॉइंट। तो इसलिए ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि नियुक्ति वर्ड का मतलब अलग है, चुनाव का मतलब अलग है, मनोनीत का मतलब भी अलग है। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है तो वहाँ पे अपॉइंट होगा। जहाँ पे राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को वहाँ पे अपॉइंट करता है, हम आगे पढ़ेंगे कितने लोगों को कहाँ मनोनीत करते हैं। चुनाव का मतलब सीधा हमसे है कि जिस व्यक्ति को हम चुनाव से चुनेंगे, जिस व्यक्ति के लिए हम वोट करेंगे डायरेक्ट, वो इलेक्शन होगा डायरेक्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन होगा डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें हम सीधा वोट करते हैं। और ये इलेक्शन होता है 18 ईयर्स से, यानी कि जो 18 साल का होगा, जिसकी वोट बनी हुई है, वो व्यक्ति वोट करेगा और जिससे होगा इलेक्शन। नियुक्ति आप समझ गए हैं। और मनोनीत का होगा नॉमिनेटेड, कि व्यक्ति, कितने व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा में चुने जाते हैं या राज्यों की विधानसभा के अंदर भी राज्यपाल के द्वारा व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार है कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है। जैसे सबसे पहले मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की सलाह पर एससी और एचसी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यूपीएससी एसएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो चीफ सदस्य होते हैं, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्त, मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्त। यहाँ पे भैया मैं लिख रहा हूँ आदि, ऐसे बहुत से ऑफिसर्स हैं, अल्पसंख्यक आयोग भी है, विदेशों के राजदूत भी हैं, ये सभी भी इसमें चुने जाते हैं।
तो नियुक्ति संबंधी अधिकार है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति का मतलब मैंने आपको बता दिया अपॉइंट, इनको राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो पहला जो अधिकार है राष्ट्रपति जी का वो क्या है, नियुक्ति संबंधी अधिकार, नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि नियुक्ति संबंधी अधिकार क्या है, तो भैया ये है नियुक्ति संबंधी अधिकार। नंबर 2 में हम बात करें तो विधायी शक्ति, तो विधायी शक्ति, विधायी शक्ति का मतलब राष्ट्रपति से यहाँ पे क्या होगा, विधायी शक्ति का संबंध राष्ट्रपति जी से क्या होगा, जैसा आपको पता है राष्ट्रपति संसद के अंग है। जो भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो किसका अंग होगा, संसद का, क्योंकि संसद के भाई साहब 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है, इसलिए जो विधायी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति संसद को प्रधानमंत्री के कहने पर भंग कर सकता है, भंग राष्ट्रपति संसद को प्रधानमंत्री के कहने पर भंग कर सकता है। संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जाता है। आदि। तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। ये राष्ट्रपति शक्तियां कौन सी होती हैं भैया, ये होती है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, जैसे सबसे लास्ट का जो पॉइंट लगा है, धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जाता है। तो जो धन विधेयक होता है, कोई भी विधेयक यदि लोकसभा में या संसद में आता है तो संसद के अंदर आने के बाद कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात की पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लेकिन धन विधेयक को पारित किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एक है सबसे ऊपर जो पॉइंट है भैया बीच वाला, संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। यदि क्वेश्चन आता है संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति वहाँ पे आंसर होगा। और यदि क्वेश्चन आता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता का में हमारा आंसर क्या होगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं भैया, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं आगे। तीसरा हमारा पॉइंट जो होगा उसको हम पढ़ेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तीसरा पॉइंट होगा राष्ट्रपति की मनोनीत शक्ति। राष्ट्रपति की मनोनीत शक्ति, मनोनीत का मतलब मैंने आपको बताया था जैसे कि नॉमिनेटेड। सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से बनता है, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति जी हैं भारत के, उनके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा 14 सदस्यों को संसद में मनोनीत किया जाता है।
मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यीय राज्यसभा में जो किसी भी क्षेत्र में अच्छी ख्याति रखते हों। जैसे कि कोई कला में हो, साहित्य में हो, विज्ञान में हो आदि, कला साहित्य विज्ञान में हो, तो उनको राष्ट्रपति जी 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। कहाँ पे भैया? राज्यसभा के अंदर। 2 सदस्य लोकसभा में नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा में नियुक्त किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। जो क्या होते हैं भैया? एंग्लो इंडियन। तो इसलिए 14 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कहाँ पे? संसद के अंदर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संसद में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो 14। लोकसभा आता है तो 2, वो भी एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा आता है तो 12। इस पर कुछ दिन पहले बहस चली हुई थी कि 2 सदस्यों को अपॉइंट जो हम करते हैं एंग्लो इंडियन को, उनको यहाँ से हटा दिया जाए, आगे से इनको नियुक्त ना किया जाए। लेकिन इस बात के ऊपर बहस चली और इस मामले को लास्ट में आगे क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो भैया अब भी ये 14 सदस्य यहाँ पे दोबारा से चुनने की जो सिफारिश थी वो की गई थी संसद के लिए, वो पूरी हो गई है। तो अब भी 14 सदस्य यहाँ पे चुने जाएंगे। तो ये थी हमारी तीसरी पावर राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की चौथी पावर होगी हमारी, आपने एक नाम सुना होगा, अध्यादेश शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति क्या होती है? तो हम 4 में बात करेंगे अध्यादेश शक्ति। नंबर 4, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। दोस्तों, अध्यादेश शक्ति होती है जो इसका वर्णन अनुच्छेद 123 में किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 123 में किया गया है। ये क्या होता है? इसके द्वारा राष्ट्रपति कोई भी कानून बना सकता है जब संसद सत्र में ना हो। दोस्तों, एक बात आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति एक कानून लाता है आर्टिकल 123 के द्वारा, जब भी संसद सत्र में नहीं है, संसद भंग हुई पड़ी है और देश के लिए किसी कानून की जरूरत है, तो राष्ट्रपति अपने दम पर एक कानून बनाता है। वही क्या होता है? वही होती है अध्यादेश शक्ति। आगे देखिए इसमें क्या है। यह कानून 6 सप्ताह या 42 दिन तक प्रभावी रहता है। 42 दिन तक प्रभावी रहता है। पास होने पर 6 महीने। एक बात आप यहाँ पे समझेंगे, क्वेश्चन आता है सीधा, अध्यादेश शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति कितने दिनों तक लागू रहती है?
तो भैया सीधा सीधा आंसर होगा 6 सप्ताह या 42 दिन, 6 सप्ताह या 42 दिन। यदि इन 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर इनके बीच में यदि संसद का कोई भी सत्र बैठता है, बैठता मतलब लोकसभा आती है या राज्यसभा आती है और वो उसको पास कर दें, तो ये चलता है भैया 6 महीने पूरा, फिर चलता है ये 6 महीने पूरा। तो ये थी अध्यादेश शक्ति किसकी, राष्ट्रपति जी की अध्यादेश शक्ति। नंबर 4 की जगह 5 देख लें एक बार, 5वीं है क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की 5 नंबर पावर है क्षमादान शक्ति। इसका वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है या प्रवृत्ति या प्रकृति को बदल सकता है। प्रकृति या प्रवृत्ति को बदल सकता है। तो भैया ये बात आप आसानी से समझ जाएंगे यहाँ पे कि क्षमादान शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। राष्ट्रपति क्या करता है, किसी व्यक्ति को सजा हुई है तो उसकी सजा को माफ करने का पूरा अधिकार अपने विवेक से राष्ट्रपति जी को है, या उसकी सजा को पूरी तरह माफ करता है या उसके नेचर को बदल सकता है, प्रकृति को या प्रवृत्ति को। जैसे कि मान लें किसी को फांसी हुई है तो उसकी प्रकृति को चेंज करके कर देगा 20 साल, किसी को आजीवन कारावास हुआ है तो उसको कर देगा 5 साल, किसी को फांसी हुई है तो उसकी सजा को माफ भी करता है। इसके बारे में दोस्तों हम डीपली मैं आपको बताऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे जब कि किसकी सजा को माफ कर सकते हैं, किसकी सजा की प्रकृति या प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। तो अगले टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में अच्छी तरह से आई होगी। तो भैया नंबर 5 हमारी शक्तियाँ हो गई हैं। आगे मैं बता दूँ आपको, छठी शक्ति है हमारी सैन्य शक्ति। छठी शक्ति है हमारी सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में क्या होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। वे तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। जैसे वायुसेना, जल सेना और नौसेना, इन तीनों के कमांडर जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट टाइम बता दूं आपको, सातवीं शक्ति है वो है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति किसकी है, राष्ट्रपति की है। भारत के राष्ट्रपति को 3
तीन आपातकालीन शक्तियाँ, तीन आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। तीन आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं, कौन कौन सी हैं भैया? वो नंबर एक है आपातकालीन, जो राष्ट्रीय आपातकाल होगा सबसे पहले हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में किया जाता है, अनुच्छेद 352। नंबर दो होगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है आर्टिकल 356 में, अनुच्छेद 356। और नंबर तीन होगा वित्तीय, वित्तीय आपातकाल, और जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 360 में, आर्टिकल 360 में। ये तीन चीज आपकी समझ अच्छी तरह से आई होंगी कि राष्ट्रीय आपातकाल है जो आज तक कितनी बार भारत में लगा है? ये भैया 3 बार लगा है भारत में। कितनी बार लगा है? 3 बार। ये लगा है 128 बार, एक बार भी नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा भैया, ये नहीं लगा है एक बार भी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो इमरजेंसी है राष्ट्रपति की, वो 3 इमरजेंसी लगती है यहाँ पे। भारत की राष्ट्रपति की 3 इमरजेंसी लगती है। नंबर 1 लगती है राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 में लगता है। अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। 3 बार लगने का कारण होता है इसका, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इनके लगने का कारण क्या होता है, कैसे कैसे लगता है ये, या क्या मेन रीजन होता है लगने का। तो ये सब चीज़ भैया हम 352 में पढ़ेंगे आगे। छोटा सा मैं आपको बता दूँ, 3 बार लगता है कोई बाहरी देश आक्रमण कर दें, शस्त्र विद्रोह छिड़ जाए, या आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति 128 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। कोई स्टेट की सरकार अपने आप में अपने ग्राउंड पर फेल हो जाए तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। वित्तीय आपातकाल, जब देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी डाउन हो जाए या दिक्कत आए उसमें, तो लगता है आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जो आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। तो ये तीनों पावर है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ये 7 पावर थी हमारी राष्ट्रपति की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको एक बार अच्छे से आप याद करेंगे। सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति, ये हमारी 7 शक्तियाँ हो चुकी हैं। 7 शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।